गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग वैदिक परिदृश्य पढ़ रहे थे, तो कुछ टॉपिक हमने कवर अप कर लिया, कुछ टॉपिक हमारा बाकी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। देखिए आज का पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक अध्यादेश की यहाँ पे बात की जा रही है। कौन सा? शत्रु एजेंट अध्यादेश। तो याद रखिएगा मुख्यतः एक लाइन में, अगर इजीली आपको याद रखना हो तो नाम ही है शत्रु एजेंट। तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि जो लोग भी, जो आतंकवादी, जैसे आतंकवादी क्या होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं, तो आतंकवादियों की जो कोई मदद कर रहा है तो उन पर क्या होगा, जांच एजेंसी बैठाया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसी के तहत उनको आजीवन कारावास भी हो सकती है या फिर मौत की सजा भी मिल सकती है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी ने कहा कि जो लोग भी कश्मीर में आतंकवादी की मदद करते हुए पाए जाते हैं उन पर क्या चलेगा, शत्रु एजेंट अध्यादेश। देखो वन लाइन में शत्रु एजेंट अध्यादेश किसके लिए? फॉर आतंकवादियों की मदद करने के लिए, जो लोग आगे आते हैं उनके लिए। ठीक है, शत्रु एजेंट अध्यादेश 2005 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस कानून के तहत क्या है, आजीवन कारावास और मौत की सजा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आजीवन कारावास भी हो सकता है या फिर मौत की सजा भी यहाँ पर हो सकती है, ये प्रावधान दिया गया। ठीक है, इस अध्यादेश में देखिए बताया गया कि जम्मू कश्मीर संविधान अधिनियम 1996 की धारा 5 के तहत प्रख्यापित किया गया था इस अध्यादेश को। ठीक है, यानी कि शत्रु एजेंट अध्यादेश को इस धारा के तहत प्रख्यापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे दिया गया कि इस अध्यादेश के तहत अपराध के लिए मौत या आजीवन कठोर कारावास, हमने पढ़ा अभी कि मौत भी हो सकता है या फिर उसको आजीवन कारावास, तो आजीवन कठोर कारावास या फिर 10 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मौत या आजीवन कठोर कारावास या 10 साल तक के कठोर कारावास और साथ में यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए अगला है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान 21 जून 2024 से प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अब प्रभावी हो गया, तो उसी के बारे में ये पूरा डिटेल दिया है कि ये 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो भारत में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है और इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली ये किसके लिए है, जो परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर, सार्वजनिक परीक्षाएं या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसमें अनुचित साधनों को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, और यह अधिनियम समय से पहले परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने, परीक्षा केंद्रों में व्यवधान पैदा करने के लिए अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगाता है। तो टोटली आप एक तरह से कह सकते हो जो परीक्षाओं पर ही ये लाया गया है। ठीक है, इस अधिनियम को, और ये सभी अपराध धारा 10 के तहत न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अभी आपने देखा इसको जो बताया गया, तो इन सब में क्या होगा कि ये सभी अपराध जो है वो धारा 10 के तहत न्यूनतम मतलब मिनिमम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडनीय हो सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3 वर्ष का मिनिमम कारावास, मतलब 3 से नीचे तो होगा ही नहीं, और बढ़ाकर उसको 5 वर्ष भी किया जा सकता है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना भी यहाँ पर लगाया जा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहता है लाइन कि यदि वह जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। ठीक है, तो 10 लाख जो जुर्माना वहां पर बताया जा रहा है, अगर सामने वाला वो जो अपराधी है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या होगा, जो कारावास की जो उनकी सजा दी गई है, मान लीजिए अगर उसको 4 साल 5 साल जो भी कारावास सजा दिया गया होगा उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको एक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दूरसंचार अधिनियम 2023। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है, 21 जून 2024 को भारत सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 का
44 की धारा 1 की उपधारा 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें आपको नहीं रटना है। ठीक है, तो इस अधिनियम को इसके तहत अधिसूचित किया गया है। और देखिए अधिसूचित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 10, 30, 42 से 44, फिर 46, 47, 50, 58, 61, 62 के प्रावधान 26 जून से लागू होंगे। ठीक है, तो ये इन धाराओं के जो प्रावधान है वो आपका 26 जून 2024 से लागू होगा। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि जून आपका जो पार हो गया ये लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा 138 साल पुराने, ठीक है, 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार यानी अवैध कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त कर दिया गया। तो इन सबको यहाँ पर क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए और क्या बताया जा रहा है इसमें कि हालांकि दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 59 जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसको ट्राई बोलते हैं, इस अधिनियम 1997 से संबंधित है, बाद में लागू होगी। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बाद में लागू होगी। ठीक है, कौन सा, तो धारा 59। ठीक है, और बताया जा रहा है कि इस अधिनियम को पहली बार तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 के रूप में पेश किया था और 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में ये पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए बाद में इस विधेयक को 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था तथा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को दूरसंचार विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है डाकघर अधिनियम 2023। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ, जिससे 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, तो ये 18 जून को ये लागू होता है और 24 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई और यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं ये किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है, तो 1898 के डाकघर अधिनियम को, भारतीय डाकघर अधिनियम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत डाक सेवाओं के महानिदेशक डीजीपीएस को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत इनको डीजीपीएस को क्या किया जाएगा, इनका प्रमुख नियुक्त किया जाएगा डाक का। ठीक है, और डीजीपीएस के पास सेवाओं के लिए शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति, बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने की शक्तियां होंगी। ठीक है, चलिए और यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है जो केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। ठीक है, तो आप ये बातें थोड़ा ध्यान रखेंगे और ये आगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल नहीं बनेंगे। चलिए आगे देखें, आगे क्या है बता दें कि उल्लेखनीय है कि सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं होगा और भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है बहुत देर तक। अब देखिए नेक्स्ट है बिहार का 65% आरक्षण रद्द। ठीक है, तो खैर जब हम लोग बिहार पढ़ रहे थे, बिहार का करंट अफेयर देख रहे थे, तो वहाँ पे भी हम इसको पढ़ चुके हैं, हमने उस पर चर्चाएं भी की है वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट कि बिहार का जो आरक्षण 65% जो कर दिया गया था, तो उसको रद्द करने का जो उसको रद्द किया गया, तो उसके रद्द करने के पीछे जो हवाला दिया गया था वो ध्यान रखेंगे, वो इंदिरा साहनी केस। ठीक है, एक इंदिरा साहनी केस हुआ था कब, 1992 में। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस 1992 का हवाला देते हुए इसको आरक्षण को रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस केस में बताया गया था कि आप आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। कब, अगर आप बढ़ा भी रहे हैं तो वो भी कब, अगर बहुत ऐसी कोई स्थिति है, कोई असाधारण स्थिति बनी है, तभी आप उस आरक्षण को बढ़ा सकते हैं, वरना आप ऐसे आरक्षण को 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको देखते हैं क्या बता रहा है बिहार का। देखिए जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया। ठीक है, किसने, पटना उच्च न्यायालय ने। ठीक है, और ये काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, देखिए हमने अभी जिक्र किया, और इस मामले के ऐतिहासिक फैसले में प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 50% की सीमा लागू की थी। और इस फैसले में न्यायालय ने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा और 2 प्रमुख मान्यताएं स्थापित की। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उसको रद्द कर दिया गया पटना हाईकोर्ट द्वारा। ठीक है, और हवाला आपने देखा इंदिरा साहनी केस का था। ठीक है, अब देखिए 2 प्रमुख मान्यताएं क्या स्थापित की गई, तो देखिए इसमें बताया गया कि आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने का मानदंड सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए 50% की सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 आपके जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है, और देखिए बताया जा रहा है कि असाधारण परिस्थितियों में ही, देखिए अभी हमने जिक्र किया था, असाधारण परिस्थितियों में ही इस 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। हाँ, जब ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए तभी आप ऐसा कर सकते हैं। और न्यायालय ने MR बालाजी बनाम मैसूर राज 1963 और देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के मामले में आरक्षण के इस सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो इस केस में इस सीमा का निर्धारण किया गया था। अच्छा देखिए, ये जो आप बनाम पढ़ते हैं, केसेस पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा तो केसेस से नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके मेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि कहाँ किसका हवाला दिया गया था। ठीक है, किस केस में, लेकिन यहाँ से सवाल बनेंगे क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, तो इसलिए आपको याद रखना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पूछ दे, इसलिए आप इस इंदिरा साहनी केस को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें और क्या कहा गया, बताया गया कि EWS आरक्षण 2019, अच्छा इसके बारे में देखिए, केंद्रीय स्तर पर यह एकमात्र अपवाद है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो खैर ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, 2019 और नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के फैसले से EWS आरक्षण को बरकरार रखा। ठीक है, और देखिए शीर्ष न्यायालय ने 2022 के अपने फैसले में नीट में 27% OBC आरक्षण को बरकरार रखते हुए कहा था कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है बल्कि इसके वितरणात्मक परिणामों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स तो नहीं, आपको मेंस भी लिखना है, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए किसमें, तो आपराधिक न्याय प्रणाली में। ठीक है, इसमें देखिए 18 से 19 मई 2024 के बीच, 2024 के बीच भूपेन हजारिका ऑडिटोरियम IIT में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 1 मिनट आप इसको ध्यान रखें। अब देखिए ये कहाँ पे, याद रखेंगे, भूपेन हजारिका ऑडिटोरियम IIT में ये आयोजन किया गया। ठीक है, और बता दें कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने और नागरिक केंद्रित और जीवन लोकतंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून लाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए 3 नए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय राजनीति को गहरे से प्रभावित करने वाली शाहबानो मामले को याद दिलाते हुए एक बार फिर रेखांकित किया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार हैं। ठीक है, अब देखिए न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दूरगामी असर वाले फैसले में व्यवस्था दी है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं CRPC की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि CRPC के इस धारा के तहत 125 के तहत यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि आपको पता है जो हिंदू महिलाएं हैं जब उनकी तलाक होती है तो वो भी वहाँ पर अपने गुजारा भत्ता के लिए क्लेम कर सकती है। और यहाँ पर धारा 125 गुजारा भत्ता का प्रावधान सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। ठीक है, और जिनमें विवाहित मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। ठीक है, और यह धारा गैर मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी ये लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में दिए गए फैसले में कहा था कि धारा 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने की अधिकारी है।
इस फैसले का मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया था। ये बात हो रही है 1985 में ये फैसला आया था। फिर इसका बहुत विरोध हुआ और इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए न्याय कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था और पति से गुजारा भत्ता पाने की अवधि इद्दत अवधि तक सीमित कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैसला फिर चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको उतना नहीं याद रखना, आपको जो अभी करंट का डेटा है वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है, तो इसको देखिए। यहाँ पर डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम का नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर घर पर ही कैद कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डिजिटल हाउस अरेस्ट। ठीक है, मतलब वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर क्या कर रहे हैं, वो उनको घर पर ही कैद कर रहे हैं और इसके साथ ही उसे इतना परेशान करते हैं कि वह पैसा देने पर क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं डिजिटल हाउस अरेस्ट, मतलब धमकाकर उसको घर पर ही कैद रखना। ठीक है, ध्यान रखें। तो देखिए इस टाइप के सवाल बनते हैं, पूछे जाएंगे कि डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है या फिर ये किससे जुड़ा हुआ था, आपको चीज़ें बेसिक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन धोखा के तरीके भी तेजी से बदलाव आए हैं। देख ही रहे हैं आप लोग कि आजकल हर दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खबर देखने को मिल जाएंगे। साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पुलिस, सीबीआई या कस्टम का अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं और डराकर घर पर ही क्या करते हैं, बंधक बना लेते हैं। शायद आप लोगों ने भी यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी घटनाओं को देखा होगा, कई महिलाओं ने इसे शेयर भी किया था। ठीक है, और देखिए इस तरह के स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं, तो इसी तरह के स्कैम को ये कहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संसदीय लोकतंत्र में शैडो कैबिनेट। ठीक है, तो देखिए क्या है, हाल ही में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजू जनता दल के अध्यक्ष ने ओडिशा विधानसभा के 50 बीजेडी सदस्यों यानी विधायक जो है को शामिल करते हुए एक शैडो कैबिनेट का यहाँ पर गठन किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे एलओपी और इसमें। ठीक है, और यह घटनाक्रम राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हालिया चुनावी सफलताओं के मद्देनजर हुआ है जो विधायी गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए शैडो कैबिनेट जो यहाँ पर किया गया गठन, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैडो कैबिनेट क्या है। तो उसमें विपक्षी विधायक जो है या सांसद जो है वो उसमें शामिल होते हैं जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं और विपक्ष के नेता के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना करते हैं। ठीक है, तो एक कैबिनेट तो आपने सुना होगा, कैबिनेट जो सरकार जिसकी बनती है उनका एक अपना कैबिनेट होता है, लेकिन ये शैडो कैबिनेट कौन है, तो आप कह सकते हैं जो शैडो मतलब क्या होता है, परछाई होता है। ठीक है, तो जो विपक्ष में होते हैं वो वहाँ पर एक शैडो कैबिनेट बनाते हैं ताकि वो जो सत्ता में सरकार जिनकी है उनके काम पर जो भी वो करते हैं उन पर निगरानी रख सके। ठीक है, मतलब एक तरह से उनको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, देखिए विश्व भर के संसदीय लोकतंत्रों में शैडो कैबिनेट की अवधारणा शासन और विपक्ष की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि सरकार पर भी एक प्रेशर हमेशा बना रहे कि आप कुछ गलत करते हैं तो विपक्ष आपको घेरने के लिए वहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला है नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड रहा था। तो देखिए 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाले 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ठीक है, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ठीक है, देखिए उल्लेखनीय है कि नीट यूजी 2024 विवाद मामले की सुनवाई कर रही बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ठीक है, तो चलिए ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, वकील अब जजों को नहीं कहेंगे माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप। ठीक है, देखिए जैसे आप देखते हैं ना फिल्मों में भी आपने देखा होगा। ठीक है, कि वहाँ पर क्या कहते हैं, जजों को वो माय लॉर्ड करके संबोधित करते हैं या योर लॉर्डशिप। अब देखिए क्या बताया क्या, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। याद रखिएगा कहाँ की बात हो रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, जजों के संबोधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए फैसला क्या था कि इसके मुताबिक हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेंगे और माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह पर सर
योर ऑनर या फिर माननीय कहा जाएगा। तो ये शब्द ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है, कि आप क्या कहा जाएगा, या फिर सर बोलेंगे या फिर योर ऑनर या फिर माननीय, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप की जगह पर, अच्छा ये हमने देखा, योर ऑनर या माननीय कहा जाएगा। और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव को पारित किया है, ठीक है। तो ये अभी हमने देखा, वहाँ पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पारित किया इसको। और इस प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया कि जज भगवान नहीं है, इसलिए उन्हें माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहा जाना उचित नहीं है। ये उनका तर्क था, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग थे वो उनका तर्क था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह क्या है। तो 28 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सभागार में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया, ठीक है। और इस दौरान उन्होंने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल का भी शुभारंभ किया, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट डिजिटल 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की एक नई वेबसाइट शामिल है, ठीक है। अब देखिए इसमें इस डिजिटल पहल का उद्देश्य, ये जो यहाँ पर इन्होंने शामिल किया या जिसके शुभारंभ की गई यहाँ पर, इसमें इसका उद्देश्य स्थानीय भाषाओं में प्रतिलेखन और अनुवाद के लिए एआई का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुफ्त और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक। देखिए हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते हैं, यूसीसी विधेयक 2024 पारित किया, ठीक है। किसने, याद रखिएगा, उत्तराखंड, जो स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे भी याद रखेंगे, यू से यूसीसी और यू से उत्तराखंड, ठीक है। अब यू से यूपी भी होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे उत्तराखंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाँ चलिए नेक्स्ट है कि यह पारित विधेयक उत्तराखंड के सभी निवासियों, जो अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर के लिए, याद रखिएगा सभी जनजाति, सिर्फ इनको छोड़कर, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति उनको छोड़कर के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक समान नियमों एवं कानून का प्रस्ताव करता है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो, ठीक है। नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो मतलब सबके लिए एक समान यहाँ पर नागरिक संहिता जो भी लागू होगी, जो भी नियम बनेंगे वो सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, सबके लिए एक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसमें उत्तराखंड का यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो डीपीएसपी हम कहते हैं, और जो राज्य को पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कानून का शासन बनाम स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। देखिए 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार किया, ठीक है। तो आपको भी पता है कि इसमें क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का भी समाधान करने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद 21 पर विधि का शासन लागू हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका समाधान किया गया। अब देखिए इसने इस मुद्दे को भी रेखांकित किया कि क्या दोषियों को वापस जेल भेजा जाना चाहिए या उन्हें स्वतंत्रता का लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि उनकी रिहाई का आधार अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर था, ठीक है। और पीठ दोषियों की इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करने की मांग भी यहाँ पर की गई थी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा मिला, ठीक है। तो याद रखें कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले, ठीक है। तो थोड़ा सा जिला भी याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, ठीक है। अब देखिए इसमें हट्टी समुदाय के सदस्य संविधान आदेश यानी दूसरा संशोधन आदेश अधिनियम 2023 को लागू करने और समुदाय को एसटी के रूप में अधिसूचित करने की मांग कर रहे थे, ठीक है। संविधान आदेश विधेयक 2023 को राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध वापस। ठीक है, देखिए 23 दिसंबर 2023 को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को हटा दिया। ठीक है, विदित होगी हिजाब पर प्रतिबंध इनसे पूर्व बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थान थे वहाँ पर से हिजाब का प्रतिबंध जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुसार पोशाक तथा भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मतलब ये उनका अपना यहाँ पर तर्क था। ठीक है, अब देखिए उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद हिजाब पहनने को लेकर विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ। ये यहाँ से मामला था। ठीक है, उसके बाद 2023 में राज्य सरकार ने हिजाब पहनने से रोकने वाले राज्य शिक्षा संस्थानों के फैसले को मान्यता दे दिया और तत्कालीन सरकार का कहना था कि समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ये 23 में ये तर्क है। ठीक है, और वर्तमान में उपर्युक्त निर्णयों को देखते हुए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक उचित पीठ के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया। चलिए अगला देखिए, प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। ठीक है, देखिए लोकसभा ने औपनिवेशिक युग के कानून प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया। तो याद रखेंगे निरस्त इसको किया गया और इसी को फिर निरस्त करके किसको पारित किया गया, पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक। ठीक है, जबकि इससे पहले मॉनसून सत्र में यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अपराधों के लिए पहले की तरह तय अपराध सिद्ध के बजाय वित्तीय दंड का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, वित्तीय दंड। ठीक है, जो पहले से तय अपराध सिद्ध के बजाय। ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों और पुस्तकों के मुद्रकों और प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना था। ठीक है, इस विधेयक का नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। इस कानून के अनुसार किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और समकालिक बना दिया गया है। ठीक है, मेनली ये जैसे यहाँ पर आपने देखा ना कि कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन प्रणाली के जरिए यहाँ पर चीज़ें होंगी। ठीक है, और इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रकाशकों, विशेषकर छोटे और मध्य प्रकाशकों को अपना प्रकाशन शुरू करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बेसिकली ये आया ही इन लोग के लिए। और प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित कंटेंट को प्रस्तुत करने या इस तरह के कंटेंट को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अब इनको किसी भी तरह के कंटेंट को प्रस्तुत करने की ज़रूरत या फिर उसको एक कहते हैं कि अब एक ऑथेंटिकेशन उनको मिल जाए तो इसकी ज़रूरत अब नहीं मिलेगी, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। दिसंबर 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को सफलतापूर्वक पारित किया गया। यह विधेयक विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख उद्देश्य इसमें क्या है, समपक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य तेलंगाना में समपक्का मैंने बोल दिया था यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। ठीक है, इस विधेयक के तहत। ठीक है, और इसमें देखिए क्या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तेलंगाना राज्य तक विस्तारित होगा, जो इसके स्थानीय प्रभावी और प्रासंगिकता पर जोर देता है। और उच्च शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र या परिकल्पित संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान करते हुए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो डिटेल में दिया गया है तो वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जनजाति तीसरा नेक्स्ट है जनजाति समूहों को सशक्त बनाना भी। अब देखिए प्रस्तावित कानून की एक विशिष्ट विशेषता को पूरे भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देना है और उम्मीद है कि यह विश्वविद्यालय जनजाति आबादी के उत्थान और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। क्या है देखिए, तो
तो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। इसका उद्देश्य कानूनी प्रणाली में दलाल को बाहर करना था। तो आपका की पॉइंट यहाँ मिल गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो दलाल को कानूनी प्रणाली से क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है, मतलब बाहर करना है। अब देखिए यह विधेयक कानूनी व्यवसाय अधिनियम 1879 को निरस्त करता है और अधिवक्ता अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। याद रखिएगा, इसको निरस्त करता है और इस 1961 में संशोधित करता है ताकि कानून की किताब में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या को कम किया जा सके और सभी अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया जा सके, ठीक है, जो अब प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे भी अधिनियमों की संख्या क्या है और बढ़ती जाएगी, तो इसलिए उससे इसको हटाना, ठीक है। और इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट व राजस्व अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं दलालों की सूची बनाकर इसे प्रकाशित कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका काम होगा प्रकाशित करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को संविधान सम्मत कहा। इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का आर्टिकल 370 अस्थायी था और जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण यह अनुच्छेद अंतरिम व्यवस्था थी। तो याद रखेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 370 हट गया पूरा, ठीक है। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटाने पर राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। और जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द यहाँ पर बहाल किया जाए, ठीक है। 370 देखिए क्या था, इसकी रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी, ठीक है। और यह 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना और इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया और इसके तहत कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता वाले राज्य का यहाँ पर दर्जा मिला, ठीक है। और इसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, ठीक है। और अन्य कानूनों को लागू कराने के लिए केंद्र राज्य के अनुमोदन पर निर्भर था। इसके कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, ठीक है। 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लागू यहाँ पर नहीं होता था, ठीक है। और इसकी वजह से ही जम्मू कश्मीर को अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी था और भारत के दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, जैसे एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि ऐसे भारत में अगर बोला जाए नागरिकता, सिटीजनशिप की हम बात करते हैं तो भारत में कैसे नागरिकता है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हैं तो आपको फिर बिहार का अलग लेना होगा, ठीक है। जैसे USA में है कि वहाँ पर क्या होता है, अलग लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 34 हुई, ठीक है। तो देखिए 9 नवंबर 2023 को 3 नवनियुक्त जजों सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टाइन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता को मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में यहाँ पर शपथ दिलाई। इन 3 जजों ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अब कितनी हो गई, 24 पदों पर नियुक्त पूर्ण हो गई है। तो याद रखेंगे ये संख्या कितनी हो गई है, 34, ठीक है। और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के, न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के और न्यायमूर्ति संदीप मेहता गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ई कोर्ट परियोजना 3। यहाँ पर सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने 7,210 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ 4 साल की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना ई कोर्ट परियोजना चरण 3 को मंजूरी प्रदान की। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के हिस्से के रूप में 2007 में ई कोर्ट परियोजना को शुरू किया गया था, ठीक है। और बता दें
कि इसमें उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु देश में ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की और इसका पहला चरण वर्ष 2011 से 15 के दौरान लागू किया गया था। थोड़ा सा चरण को ध्यान रखेंगे, फेज को, ठीक है। दूसरा चरण 15 में शुरू किया गया था, जिसके तहत विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा, ये कंप्यूटरीकृत जो किया गया था ये कब, 2015 यानी कि दूसरे चरण में, ठीक है, दूसरे फेज में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे विधिक परिदृश्य, ठीक है। अब अगला हमारा आ गया, देखिए, योजनाएं, परियोजनाएं, पहल, अभियान, कार्यक्रम। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी सरकार की योजनाएं, परियोजनाएं, पहल, अभियान, कार्यक्रम है, हम उन सबको देखेंगे, ठीक है। उसमें भी देखिए, पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है। तो इनकी योजनाएं देखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं में पहला आप देखिए एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूपीएस बोलते हैं, को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। और यह सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी और यह योजना 1 अप्रैल 2025 से क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं देखिए, इसमें क्या है, एक सुनिश्चित पेंशन है, पहला पॉइंट दिया गया, और याद रखेंगे 25 से लागू होगा। सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हत सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों से प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा। तो इतना डेटा आपको रटना नहीं है, ठीक है। और यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक आनुपातिक रूप में कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरा, मतलब इसलिए मैं बोलती हूँ कि की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। दूसरा, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देखिए, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम कितना, 10 वर्ष की सेवा के बाद, ठीक है। और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार को सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर मृत्यु हो जाती है तो अंतिम बार जो पेंशन उनको दिया गया उसका 60% यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा, जो उनके निकटतम परिवार हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई है उनके। उसके बाद मुद्रास्फीति सूचकांक, तीनों प्रकार की पेंशनों पर महंगाई राहत उपलब्ध देय होगी, जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान। देखिए, यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक 6 माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक यानी वेतन तथा महंगाई के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी, ठीक है। और यूपीएस के लाभार्थी कौन होंगे, तो देखिए यूपीएस उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो वर्ष 2004 के बाद से एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे मामले में एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त उन्हें एनपीएस के तहत पहले से प्राप्त राशि के साथ समायोजित बकाया राशि यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और देखिए, कर्मचारियों के पास अभी भी एनपीएस के तहत बने रहने का विकल्प है, किंतु कोई कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प का चुनाव कर सकता है। एक बार विकल्प चुनने के बाद विकल्प को बदला नहीं जा सकता। और वर्तमान में नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिसे राज्य सरकार द्वारा भी अपनाया जा सकता है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि यूपीएस को टीवी सोमनाथन समिति सिफारिशों पर लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है, इनकी सिफारिश पर लागू किया गया था और इसको लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें बता दें कि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस जो हम पढ़ रहे थे कि अंशदान आधारित पेंशन योजना यानी कि कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो एनपीएस को हम लोग कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विज्ञान धारा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को विज्ञान धारा नाम की एकीकृत योजना में विलय को मंजूरी दी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो मौजूदा योजना है उनको विज्ञान धारा के नाम से यहाँ पर एकीकृत करने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान नवाचार को भी क्या करना है, बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखिए, हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उच्च प्रदर्शन वाले इस जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई 3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी गई, ठीक है। इसमें देखिए डिजिटल शक्ति 5.0
5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW और साइबर पीस फाउंडेशन ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक हाइब्रिड कार्यक्रम के दौरान डिजिटल शक्ति अभियान के तहत 5वें चरण डिजिटल शक्ति 5.0 को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा किसने, तो याद रखिए राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन में, और कहाँ पर भी याद रखना है, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में। ठीक है, इस अखिल भारतीय परियोजना का उद्देश्य क्या है, साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और उनका कौशल बनाना है। किसके तहत, तो डिजिटल शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तन औद्योगिकी योजना 2024 को मंजूरी दी, और इसका उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो इस औद्योगिकरण योजना का उद्देश्य है लाभकारी रोजगार को उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना। हाल ही में भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान यानी कि ZCBAP नागपुर में लॉन्च किया गया। याद रखें कहाँ पर, नागपुर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, बता दें कि नागपुर के जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना है, ये लक्ष्य है। ठीक है, और जीरो कार्बन बिल्डिंग कार्य योजना को नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर नगर निगम के साथ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ICLEI यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के सहयोग से विकसित किया गया। तो इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नमो ड्रोन दीदी योजना। 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो दीदी ड्रोन योजना का शुभारंभ किया। किसके तहत, तो सशक्त नारी विकसित भारत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें बता दें कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन प्रदान करके और उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन पायलट बनाने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना। ठीक है, तो इसके लिए ये लाया गया। ठीक है, अब देखिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वयं सहायता समूह, जिसको SHC बोलते हैं, को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन प्राप्त होंगे, इन सब चीज़ के लिए। और यह पहल न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादकता को भी क्या करेगी, ये बढ़ावा देगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेनली आपको याद रखना जो की पॉइंट है आपका कि नमो ड्रोन दीदी योजना जो है ये मेनली किस लिए लाया गया कि ड्रोन पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना है। किसको, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको। ठीक है, और वो कैसे, तो उनको ड्रोन प्रदान करके। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे कृषि उत्पादकता भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। प्रधानमंत्री ने 26 फरवरी 2024 को लगभग 2000 भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया, जिसका कुल लागत 41,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, तो ये उतना रटना नहीं है आपको। इसमें क्या है कि इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों का महत्वाकांक्षी पुनर्विकास भी शामिल है उसके अलावा। ठीक है, अब देखिए अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों के व्यापक विकास के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और यह पहल स्टेशन सुविधाओं की निरंतर वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को अपनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। ठीक है, कहाँ पर, अयोध्या में। और इसके अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली यानी कि रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाई जाएगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। ठीक है, तो इसकी घोषणा अयोध्या में।
अब देखिए नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बिजली के बिल में कटौती करना। ठीक है, तो सोलर ऑब्वियसली सोलर प्रणाली अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी, बचत होगी लोगों की। और इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। और साथ ही साथ रूफटॉप सोलर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टाइक पैनल है जो मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना। ठीक है, 2024 तक यानी जनवरी 2024 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना यानी कि ZED को 1 लाख प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें बता दें कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया और अप्रैल 2022 में नया रूप दिया गया। ठीक है, 16 में लॉन्च किया गया, 22 में नया रूप दिया गया। यह गुणवत्ता प्रबंधन, समय पर डिलीवरी, प्रक्रिया नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे 20 प्रदर्शन आधारित मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत 3 परमाणु स्तरों यानी कि सोना, चांदी और कांस्य के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूक विनिर्माण के लिए प्रमाणन प्राप्त किया है। तो इसके लिए इसको प्रमाणन मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है PLI योजना। जनवरी 2024 में भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबाइल और ऑटो यानी कि कुल पुर्जों कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की समय सीमा आंशिक संसाधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। ठीक है, अब देखिए योजना के लिए नए निर्देश क्या है। संशोधित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदक वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्त वर्षों तक लाभ के पात्र होंगे। ठीक है, और प्रोत्साहन का लाभ अगले वित्त वर्ष 24-25 में प्रदान किया जाएगा। और देखिए इसमें क्या है कि प्रोत्साहन का लाभ अगले वित्त वर्ष अच्छा ये हमने देखा। और योजना के तहत अनुमोदित आवेदक लगातार 5 वित्त वर्षों के लिए लाभ के पात्र होंगे। और इसके साथ ही अगर कोई कंपनी निर्धारित बिक्री मूल्य में पिछले वर्ष की सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर पाती है तो उसे उस साल के लिए प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। और संशोधन में प्रोत्साहन परिव्यय को दर्शाने वाली तालिका में भी बदलाव किया गया है जिसमें कुल सांकेतिक प्रोत्साहन राशि इतने करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको ये राशि रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयत प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए की गई थी जिसे मार्च 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, नाम ही है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब देखिए इस योजना के तहत आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया गया। कौन कौन सा, मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण। बाद में इसे 14 क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, पहले 3 तक ही था। ठीक है, और 14 क्षेत्र कौन सा, मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और इसके घटक, फार्मास्यूटिकल, दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार एवं नेटवर्क उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, सौर PV मॉडल, उन्नत रसायन, सेल, बैटरी और ड्रोन एवं इसके घटक। ठीक है, तो ये 14 क्षेत्र और इसमें विस्तारित किए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी योजना। पृथ्वी योजना में देखिए कि 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान के कार्यान्वयन की स्वीकृति मंजूरी यहाँ पे प्रदान की गई। ठीक है, 2021 से 26 की अवधि तक के लिए यहाँ पर 4,797 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ठीक है, तो इसको नहीं रटना है। और इस योजना की 5 उप योजनाएं हैं जिसमें शामिल है। अच्छा, इसी योजना की 5 उप योजनाएं भी इसमें शामिल है, तो कौन कौन सा है तो चलिए देख लीजिए। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं। ठीक है, उसके अलावा महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी यानी ओस्मार्ट, और ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान। ठीक है, जिसको पेसर, और भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान, और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच यानी रीच आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। याद रखिएगा, PM विश्वकर्मा योजना, एक मिनट, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यह लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। और PM विश्वकर्मा योजना शिल्पकार समुदाय के कौशल को सशक्त बनाने और बढ़ाने की एक पहल। याद रखेंगे विश्वकर्मा योजना किसके लिए है तो याद रखेंगे जो शिल्पकार समुदाय है उनको और स्किल्ड
और उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। और शोपियां के औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थान में दर्जी शिल्प में 30 प्रशिक्षुओं यानी विश्वकर्मा के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और यह योजना के जल्द ही जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में लागू होने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए, और पीएम विश्वकर्मा योजना इसे केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था और इसका मुख्य उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।